क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? बिहार की राजनीति में जाने की सोच इज इक्वलेंट टू मुख्यमंत्री बनना। आप तो इतने सुंदर स्मार्ट हैं। ठीक है, अगली बार मिलूंगा तो अपना पेट कम करके मिलूंगा आपको। जनगणना का झुंझुना लेकर सामने आना कतई झुंझुना नहीं है। तो फिर नितिन गडकरी क्यों कह रहे थे कि जो करेगा जाति की बात उसको मैं मारूंगा लात? जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मैं खुद जात पात पे मैं विश्वास नहीं रखता। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। कभी कोई संकेत नहीं मिला कि चाचा को अपनी करनी पे दुख होता हो? मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। तो लालू जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल मेरे पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। ये अहंकार आपको ले डूबता है। हमारे देश में जातीय प्रथा रही है। आप इसका समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं गठबंधन में रहकर गठबंधन विरोधी बातें कर रहा हूँ कि आपके चाचा ने जो गड्ढा आपके लिए खोदा वो खुद उसमें गिर पड़े? ये अहंकार आपको ले डूबता है। वो चाचा को बोले कि देखो यार, मेरा भतीजा मेरा बेटा अब इतना ऊंचा पहुंच गया, तो क्षमा बड़न को चाहिए। मैं उस भूमिका में नहीं हूं कि मैं परिवार के ऐसे बड़े फैसले ले सकूं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। हमारे साथ हैं एक नेता जो अभिनेता भी हैं, जो युवा दिलों की धड़कन है, खासतौर पे लड़कियों की, जो 14, 19 और 24 में भारी अंतर से लोकसभा चुनाव जीते, जो मोदी जी के हनुमान हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। जी सही समझ रहे हैं, चिराग पासवान जी की मैं बात कर रहा हूं। स्वागत आपका। थैंक यू। पहला सवाल, आप तो इतने सुंदर स्मार्ट हैं, आपकी पूरी टीम के लोग भी स्मार्ट हैं, फिट हैं, तो क्या चिराग पासवान की टीम में आने के लिए व्यक्ति को बुद्धि के साथ साथ स्मार्ट और फिट होना भी जरूरी है? खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी है मेरे पास, और इस विभाग को लेकर कई तरीके के मिसकंसेप्शंस फैलाए जाते हैं और कहा जाता है, मैं कई बार सोशल मीडिया पे देखता हूँ और आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स आए हैं कि इसमें ये गलत है वो गलत है। ऐसे में बस मैं अपने विभाग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रसंस्करण का मतलब बैड कतई नहीं है। हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की बात करते हैं, और इन चीज़ों के, इन पदार्थों के सेवन के बाद भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। मैं ये मानता हूँ जो व्यक्ति अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे सकता वो किसी और चीज़ पे क्या ध्यान देगा। मेरे प्रधानमंत्री खुद योगा दिवस, जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हम लोग इसको ले गए हैं, और इस बार 10 साल हो जाएंगे 21 जून को योगा दिवस को। तो ऐसे में ये तमाम वो प्रचलन हैं जो भारत और भारतीयों में शुरू से रहे हैं। हम लोग प्रसंस्करण से भी शुरू से जुड़े हुए रहे हैं। हम घर पे नानी दादी कभी दही जमाना, तो अचार बनाना, तो पापड़ बनाना, तो चटनी बनाना, प्रसंस्करण से भी जुड़े रहे, और योग तो हम लोग शुरू से करते ही आए हैं। तो इन दोनों चीज़ों के मिश्रण के बाद भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, इस बात का उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे उदाहरण मैं आज आपसे लेके भी जा रहा हूँ। अगली बार मिलूंगा तो अपना पेट कम करके मिलूंगा आपको। सियासी बात शुरू करते हैं। जाति जनगणना को लेकर बहुत बड़ा एक पूरा हौवा देश में बनाया जा रहा था। आपकी जो एनडीए के घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे, वो भी इसकी मुखालफत करते होते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसकी मुखालफत करते होते थे, कहते नहीं जाति नहीं, हम केवल मजहब की बात करेंगे। लेकिन अब जाति जनगणना, और तब जब देश पहलगाम हमले के दोषियों को सजाए मौत देने की बात कर रहा हो, पूरे देश में उबाल हो सर, देश के बाहर जो प्रवासी भारतीय रहते हैं वो उनके में भी गुस्सा है, तब जातीय जनगणना का झुंझुना लेकर सामने आना समर्थन करते हैं? पहली बात तो कतई झुंझुना नहीं है। ये एक ऐसी भावना है जो देश की बड़ी आबादी के मन में लंबे समय से रही, और ये सिर्फ देशवासियों की भावना नहीं, ये कार्यशैली की ज़रूरत आज की तारीख में बन गया था। आखिरी बार जातीय जनगणना लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं, 1931 में हुई थी, और उसके बाद कभी जाति आधारित जनगणना हमारे देश में हुई नहीं, और भारत में आज़ादी के बाद तो ये कभी नहीं हुई। ऐसे में लंबे समय से न सिर्फ देश की अधिकांश आबादी की ये भावना थी कि जाति आधारित जनगणना हो, बल्कि कार्यशैली में भी अब इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। क्योंकि अभी तक जिन राज्यों में भी हुए वो सिर्फ सर्वे हुए, क्योंकि ये पूरी तरीके से केंद्र के अधिकार वाला विषय है जनगणना कराना, सेंसस कराना। राज्य ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे करा सकता है, बट सर्वे से सही आंकड़े सामने आए उसकी विश्वसनीयता पे कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े
होते रहे हैं। तो ऐसे में, और विपक्ष ने तो इसको राजनीतिक हथियार ही बना लिया था। जब जब चुनाव आते थे, और मुझे ताज्जुब होता है कांग्रेस, राजद, सपा जैसी पार्टियां जो इसको चुनावी हथियार के तौर पे, पॉलिटिकल वेपन के तौर पे यूज़ करती हैं। भाई अधिकांश समय आप लोग भी सत्ता में रहे। आज राहुल जी होड़ में लग गए हैं श्रेय लेने की, कि मेरे दबाव में, मेरे कहने से प्रभु, आज़ादी के बाद लंबे समय तक आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री रहे। उस वक्त आपने क्यों नहीं कराया जातीय आधारित ये जनगणना? और आज आप इस बात का श्रेय ले रहे हैं। लालू जी कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ, हमारे दबाव में हुआ। आप मुख्यमंत्री थे, आपके परिवार से मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं आपने अपने रहते हुए, और लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा निरंतरता में आप सरकार में रहे, आप नेतृत्व बिहार का कर रहे थे, क्यों नहीं आपने कराया? जब बिहार में भी हुआ तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए हुआ। तो जितने लोग श्रेय ले रहे हैं, सपा ने तो प्रयास तक नहीं किया कि हम अपने राज्य में अपने मुख्यमंत्री रहते हुए हम ये सब कर लें। तो जो लोग ये श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, आपके पास अधिकांश समय था इसको कराने का। पर आज अगर ये फैसला लिया गया है तो ये सिर्फ देश की बड़ी आबादी की भावना को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है। मैं ये मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, जिस तरीके से एक दुखद घटना घटी, और मैं इस बात का भी विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री में ये क्षमता है कि सरहद पे सीमाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो वहीं जन भावनाओं को भी कैसे सम्मान दिया जाए, ये दोनों बैलेंसिंग उन्हें करनी आती है। जहाँ ये विपक्ष के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक तो की ही है, उनकी जो उनका पॉलिटिकल वेपन था उसको छीनकर, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, उचित समय पर उसका भी करारा जवाब दिया आएंगे। जाएगा। पुलवामा के बाद जो पहलगाम हुआ उस पर आएंगे सर। जातीय जनगणना की हम बात कर रहे हैं, इससे देश में क्या बदल जाएगा अगर जातीय जनगणना हो जाती है? उसके आंकड़े सामने आ जाते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारे दबाव में ऐसा क्या, जो आप कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे पीडीए की जो दबाव था उससे मोदी जी घबरा गए, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी अलग अपनी बात कर रहे हैं, सारे लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। देश में राजनीतिक तौर पे क्या बदल जाएगा? और अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रधान साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि साहब हम 11 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, तो फिर नितिन गडकरी ये क्यों कह रहे थे कि जो करेगा जाति की बात उसको मैं मारूंगा लात? अब गडकरी साहब किसको लात मारेंगे? देखिए, मैं खुद जात पात पे मैं विश्वास नहीं रखता, बट आपको स्वीकारना होगा कि विडंबना ही सही, हमारे देश में जातीय प्रथा रही है, और आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ की राजनीति ही जातीयता पे आधारित हो जाती है। मैं खुद उस राज्य में से आता हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य। ऐसे में ये विश्वास जीतने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग समावेशी विकास की बात करते हैं, जब हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल और कई ऐसे राजनेता हैं जो लोगों को जाति के आधार पर बांटने का कार्य करते हैं। ये जो बातें आपने कहीं, भले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, बटेंगे तो कटेंगे, या जो आपने उदाहरण दिया आदरणीय गडकरी साहब का, ये तमाम उस सोच की तरफ है जहाँ पे हम लोग समावेशी विकास की बात करते हैं। बट वो समावेशी विकास तब होगा जब आप सबका विश्वास जीत पाएंगे। उस विश्वास को जीतने के लिए सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। उस दिशा में ये पहला कदम है। आज की तारीख में कई ऐसी जातियां हैं जो कि मुख्यधारा के साथ संभवतः नहीं जुड़ पाई हैं। आरक्षण का लाभ भी संभवतः हर जाति नहीं ले पाई है, क्योंकि उस वर्ग में जो प्रमुख जातियां होती हैं संभवतः उनको उसका ज़्यादा लाभ मिल जाता है। क्रीमी लेयर होते हैं ऐसे में हाँ, कुछ जगहों पे कुछ आरक्षण के स्तर पे क्रीमी लेयर हैं, बट जहाँ पे नहीं भी हैं, बिना क्रीमी लेयर में भी कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो अपना प्रभाव ज़्यादा रखती हैं और ज़्यादा लाभ लेती हैं। ऐसे में सबको उनकी सुनिश्चित भागीदारी मिले, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। जिस दिशा में उठाया गया ये पहला मजबूत ऐतिहासिक कदम। आप इसका समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं? मैं तो शुरू से, मैं तो बल्कि मुझ पे तो प्रश्न ही उठाया जाता था कि मैं गठबंधन में रहकर गठबंधन विरोधी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक माहौल बना दिया गया था कि भाजपा इसके विरोध में है। जबकि उस वक्त भी मैंने उदाहरण दिया था कि भाजपा ने बिहार में जब ये सर्वे हुआ था उसका समर्थन किया था, हर एक विधायक, हर एक नेता ने। लेकिन आरएसएस तो उसके खिलाफ है सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी का जो मात्र संगठन है, वो तो कभी जात पात की बात नहीं करता। देखिए, ये राजनीतिक दृष्टि से लिया गया कदम है। और जब मैं समावेशी विकास की बात करता हूँ, हमारी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबका विश्वास जीतने के लिए सबका समावेश करने की सोच के साथ लिया गया एक राजनीतिक फैसला है। सर, जो आर्थिक जगत के जानने वाले हैं, जो समाजशास्त्री हैं, जिनसे मेरी कल से लेकर आज तक बातचीत हुई सर, उनका ये कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है जैसा फैसला लिया गया, और जब इसके नतीजे सामने आएंगे
कि भाई निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन में भी आरक्षण होना चाहिए, सब जगह पे अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो जो योग्यतम की उत्तर जीवता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो चार्ल्स डब्ल्यू डार्विन का जो सिद्धांत था, वो तो सब खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ तो भाई जाति के आधार पर आपको समावेश करना है, जो आप समावेश की बात कर रहे हैं। तो देश में हर साल ऑन एन एवरेज 2.5 लाख धनी लोग, एंटरप्रेन्योर्स, वो देश के बाहर जा रहे हैं। अब आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी, ऐसा समाजशास्त्रियों का, अर्थशास्त्रियों का कहना है। देखिए, इन एंटीसिपेशन कुछ कमेंट्स किए जाएं, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूँ। ये समय बताएगा कि जो फैसले हैं वो कितने सही रहे या उनमें और बदलावों की, सुधारों की ज़रूरत है। ये समय के घर में है। आप इन एंटीसिपेशन आप बोलते रहें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये सोचकर हम ये ना करें और वो ना करें, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूँ। ये समय की ज़रूरत थी, दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। ये लंबे समय से ये मांग हर एक राजनीतिक दल, कम और ज़्यादा हर किसी की ये मांग रही है, और उस मांग को आज पूरा किया गया है। मैं कतई इस बात को नहीं मानता जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण का लाभ लेने वाले लोगों में योग्यता नहीं होती, कतई नहीं। मैं बिल्कुल इस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आरक्षण के माध्यम से आए हुए लोग भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ही लड़ाई लड़के आए। वो भी कोई छोटे समूह से नहीं आए, वो भी अपने उस बड़े समूह में से जिसको सामाजिक कुरीतियों की वजह से अलग किया गया है, वंचित होना पड़ा, उसमें से वंचित होना पड़ा। उस वंचित वर्ग में से वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई लड़ते लड़ते ही वहां तक पहुंचे, और अभी भी लड़ रहे हैं, और अभी भी लड़ रहे हैं। और वो कोई छोटा समूह नहीं है, और इतिहास इस बात का गवाह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि देश की गति रुक गई हो या विकास के कार्यों में आरक्षण की वजह से कोई गतिरोध आ गया हो। देश बढ़ रहा है और अच्छी गति से बढ़ रहा है। नेतृत्व पे ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, और आज मुझे लगता है पिछले 11 सालों में देश को मजबूत नेतृत्व ही मिला है, और तभी हम लोग लक्ष्य तय कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे। इस फैसले के बाद बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी? एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार इस फैसले के पहले भी आती, क्योंकि हम लोग का जो गठबंधन है वो अपने में इतना स्ट्रॉन्ग अलायंस है, वो इतना विनिंग कॉम्बिनेशन है कि वो वैसे ही आती। बट हाँ, अब तो हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैंने सुना है कि चिराग पासवान जो है वो अब बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव भी लड़ने की बात कुछ एक पोर्टल्स में लिखी है कि चिराग पासवान साहब जो है अब क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? बिहार की राजनीति में जाने की सोच इज़ इक्वलेंट टू मुख्यमंत्री बनना, मुझे नहीं पता कि ये परिभाषा कहाँ से आती है। बट हाँ, मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में मैं रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, और मैंने करीबी रूप से देखा है कि दूसरे राज्यों में कितनी कठिन परिस्थितियों में बिहारी रहते हैं। कई जगह पे तो बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया, उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है। ऐसे में मैं इस सोच के साथ ही राजनीति में आया था कि जो लोग दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं या दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर हैं, और स्वेच्छा से नहीं, उनको मजबूर होना पड़ा। 90 का दशक जिसको जंगल राज के तौर पे हम लोग जानते हैं, उस वक्त उनको मजबूर किया गया अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए, दूसरे देशों में जाने के लिए, और आज पीढ़ियां बीत गई, वो लोग वहीं पे रह रहे हैं और अब अपने ही राज्य में प्रवासी कहलाते हैं। मैं न सिर्फ पलायन को रोकने की सोच के साथ बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूँ, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। जो लोग अपने राज्य वापस आना चाहते हैं उनको हम वो व्यवस्था तैयार करके दें। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था हम लोग पटना में दे सकते हैं, दरभंगा में दे सकते हैं, भागलपुर में दे सकते हैं, अलग अलग वहाँ पे एजुकेशन हब बना सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, इस सोच के साथ मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं निकला हूँ। सो इवेंचुअली आई विल गेट बैक टू बिहार पॉलिटिक्स, ये क्लियर है। अनलाइक माई फादर जो कि हमेशा केंद्र की राजनीति में अपने आप को ज़्यादा देखते थे, मैं इवेंचुअली बिहार वापस जाऊंगा। तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये फैसला अंतिम पार्टी को लेना है। अगर पार्टी तो आप ही है ना? ये मैं पूरक प्रश्न आप पूछेंगे, मुझे ज़रूर पता था, मैं उसको भी मैं स्पष्ट कर दूं। पार्टी को लेना है का मतलब पार्टी सर्वे कराती है, पार्टी आधार तैयार करती है। मेरे जाने का अभी मतलब है, औचित्य है, नहीं है, इन तमाम चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होती है। ऑफ कोर्स जब आप बोलते हैं मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं अगर कल को चाहूँगा मैं ऐसे चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। बट ऐसे में पार्टी के ऊपर है ये अध्ययन करना कि क्या अभी लड़ना चाहिए, क्या ये समय है या थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। तो जब मैं बोलता हूँ कि अगर पार्टी चाहेगी, उसके पीछे वो मंथन जुड़ा हुआ है। वो मंथन जब सामने आएगा ज़रूर उस आधार पे फैसला लिया जाएगा। आपकी जो ये पॉलिटिकल एक्यूमेन है ना चिराग जी, और जो आपका
ये उदारवादी एक तरीका है काम करने का, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं इस इंटरव्यू के हिस्से में मैंने पहली बार आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं आपको एक वैसे ही राजनेता पाता हूँ जो सोचता है, जिसके दिल में जो होता है वो ज़ुबान पे आता है, वो चेहरे पे दिखता है। तो इसके लिए आपको 100 में 100 नंबर सर। आपने एक बयान दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि नीतीश कुमार को तो खुद नीतीश कुमार इस लायक नहीं समझ रहे हैं कि वो नेतृत्व करें। कहीं खड़े होते हैं, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, जनगण मन चल रहा होता है, हाथ जोड़ने लग जाते हैं, इशारा करने लग जाते हैं। अरे उनकी उम्र होगी भाई साहब, अब आप जैसे नौजवानों को बाहर आना चाहिए और नेतृत्व करना चाहिए। नेता का व्यक्तित्व उसकी नीतियां आधारित करती हैं, ना कि उनकी व्यक्तिगत सोच राय। जब आप किसी सरकार में होते हैं, गठबंधन में होते हैं, बहुत सी चीज़ें कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस सरकार को चलाने के लिए। ऐसे में जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मैं कतई मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आप उनकी नीतियों का विरोध करें। विपक्ष की भूमिका है विरोध करने की, आप ज़रूर करें, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। बट अगर व्यक्तिगत आप आरोप लगाते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, आप कौन हैं? आपको क्या पता? ना आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, ना आप डॉक्टर हैं, ना आप मुख्यमंत्री जी के साथ आप 24 घंटे रह रहे हैं। कहीं किसी एक उदाहरण को उठाकर उनके पूरे मानसिक स्थिति का आंकलन कर लेना, ये कतई उचित नहीं है। ऐसे में, और ये गठबंधन भी जानता है कि गंभीर जिम्मेदारी है, अगर हम किसी चेहरे को स्वीकार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भी तो इसी सोच के साथ बढ़ रहे हैं कि उस चेहरे का लाभ हम लोग को मिले, उनकी नीतियों का लाभ हम लोग को मिले। तो कोई भी फैसला गठबंधन भी नहीं करेगा जो हम लोग के पक्ष में नहीं हो। पर आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से सक्षम है, उनकी नीतियां, उनकी कार्यशैली सक्षम है प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए। मुकेश सहनी जी का एक बयान मेरे पास है, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया हैं, कहते हैं कि नीतीश सरकार और मुख्यमंत्री दोनों बीमार हैं। चिराग पासवान में पॉलिटिकल गट्स नहीं है। जिसने उन्हें अपमानित किया था, आज चिराग पासवान उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। चिराग सिर्फ नाम के हनुमान हैं। चिराग में बोलने का गुण है, बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ करने का गुण नहीं है। जबकि रामविलास पासवान जी अपने उसूलों के लिए अटल सरकार को गिरा दिए थे। जब बात राजनीति की आती है तो मैं मानता हूं कि उसमें प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। मेरी लड़ाई मेरे घर, गाड़ी, घोड़ा, परिवार, उसकी लड़ाई नहीं है। मैं यहाँ पे कोई व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ। जो ये लोग बार बार बोलते हैं जिन्होंने उसे अपमानित किया उसी के साथ हैं, तो क्या मैं एक बंगले की लड़ाई लड़ने राजनीति में आया हूँ? क्या मैं सिर्फ अपना घर, अपनी गाड़ी बनाने के लिए राजनीति में आया हूँ, या उन करोड़ों लोगों की आवाज़ बनने के लिए आया हूँ? और इसीलिए आप एक गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। क्या मैं एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा बन जाऊँ जिसका 90 का दशक मुझे याद है, जिनकी वजह से मेरे जैसे संभवतः अगर मेरे पिता भी वहाँ से बाहर निकले, या मैं बिहार में रहकर अगर मैंने शिक्षा हासिल नहीं की, उसका कारण यही लोग हैं ना। और आज भी लिख के ले लीजिए, जितने ऐसे परिवार जो वहाँ से गए हैं, उन्होंने कभी अपने बच्चों तक को वापस आने नहीं दिया। सही बात है। क्यों? क्योंकि इनके रहते हुए वो परिस्थिति ही कभी वहाँ पे प्राइवेट सेनाएं बनती थी सर। आज इतनी सेना ने 50 को मारा, उतनी सेना ने उसको मारा, हम लोग की खबर पढ़ते थे। बिल्कुल। तो अब आप बताइए, मैं इनका समर्थन कर दूं जिनके खिलाफ, जिनकी सोच के खिलाफ ही लड़ने के लिए मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आया हूं, उन्हीं के साथ मिलकर मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कैसे धरातल पर उतारूंगा? तो ये चिराग पासवान के अपमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन बिहारियों के अपमान की है जिनको आज भी दूसरे राज्यों में, इस वक्त भी शायद जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो किसी को ये बिहारी बोल के लाठी चलाई जा रही होगी। उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आया हूं। तो जो लोग ये कह रहे हैं, बट उन्होंने मेरी बोलने की शैली पे तारीफ की, उसके लिए उनका धन्यवाद। तो सर हर कोई करते हैं। अच्छा, लालू जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल मेरे पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। आदरणीय है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं शायद उनकी नीति, उनकी कार्यशैली से मैं सहमत नहीं हूं, बट व्यक्तिगत तौर पर मेरे पिता के समकक्ष रहे, उन्होंने उनके साथ कार्य किया है, उनके साथ ही रहे, उनके दोस्त रहे, और उनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है। पूरे सम्मान के साथ ये अहंकार आपको ले डूबता है, ये नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। ताकत सिर्फ और सिर्फ जनता के पास होती है। जब आप किसी के माई के लाल को चुनौती देते हैं तो आप बिहारियों को चुनौती देते हैं। जिया हो बिहार के लाला, कोई भी खड़ा हो जाएगा। ये गलत है, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। एक व्यक्तिगत सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, हालांकि मुझे पता है कि आप इस पर बोलने से बचते हैं, लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसको उस गड्ढे में गिरना पड़ता है,
ये हमने पंचतंत्र की कहानियों में बचपन में पढ़ा था। मैं चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, श्रद्धेय नानाजी देशमुख का शिष्य रहा हूँ, तो इसलिए ये सब चीज़ों को मैंने काफ़ी करीब से देखा और महसूस किया। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये बात और बलवती हो गई कि आपके चाचा ने जो गड्ढा आपके लिए खोदा वो खुद उसमें गिर पड़े। हालांकि मुझे पता आप बड़ा सम्मान करते हैं, कभी उनके बारे में जो है दोयम दर्जे की बात नहीं करते, लेकिन क्या ऐसा अब नहीं हो लगता कि भाई परिवार के लोग एकजुट हो जाएं, अब चाचा को बोले कि देखो यार मेरा भतीजा मेरा बेटा अब इतना ऊंचा पहुंच गया तो क्षमा बड़न को चाहिए? मैं उस भूमिका में नहीं हूँ कि मैं परिवार के ऐसे बड़े फैसले ले सकूँ। पार्टी के मैं बड़े फैसले ले सकता हूँ, बट परिवार में अभी भी मैं छोटा हूँ। मुझसे बड़ी मेरी बहनें हैं, मेरी पिछली पीढ़ी है, मेरी माएँ हैं, मेरी फुआ हैं, सब लोग परिवार के बड़े सदस्य हैं। और मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के सबसे बड़े मेरे चाचा जी ही हैं। मुझे परिवार से अलग करने का फैसला उनका था। परिवार में वापस आना है, एक होना है, नहीं होना, ये फैसला भी उन्हीं का होगा। तब भी उनका फैसला मेरी सर आँखों पर था, आज भी जो होगा मेरे सर आँखों पर। कभी कोई संकेत नहीं मिला कि चाचा को अपनी करनी पे दुख होता हो? मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पासवान परिवार फर्स्ट की लड़ाई नहीं लड़ रहा। इतना बड़ा दिल कैसे दिखा लेते हैं, कैसे कर लेते हैं चिराग जी? मैं चाहता हूँ कि जो आपके करोड़ों फॉलोवर्स हैं इंक्लूडिंग मी, वो आपसे कुछ सीख के जाए यहाँ से कि इतना बड़ा दिल कैसे दिखा पाते हैं। बात बड़े दिल की नहीं है, बात संयमित होने की है। और मैं ध्यान बहुत लगाता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, तो ना विपरीत परिस्थितियाँ मुझे विचलित करती हैं, ना मैं टूटता हूँ, ना मैं डिप्रेस होता हूँ विपरीत परिस्थितियों में। और शायद यही कारण है कि पिछले 3 साल अपने आप को संजो के रखा और आज पुनः जो चीज़ें मैंने खोई थी और जो वादा मैंने अपनी माँ से किया था उस वादे को पूरा कर पाया, उन सारी चीज़ों को हासिल कर पाया। तो ना मैं विपरीत परिस्थितियों में विचलित होता हूँ और ना ही अच्छे दिनों को देखकर मेरा दिमाग ख़राब होता है। मुझे ये भी पता है कि आज जो है ये भी टेम्परेरी है, बट उतना ही टेम्परेरी वो विपरीत परिस्थितियाँ भी थीं, ये विश्वास भी मुझे रहता है। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं सर। हर जगह पहलगाम 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 चल रहा है, टेलीविज़न चैनल्स में तो युद्ध ऐसा हो गया है कि बस आज रात की मिसाइल गिरी जाएगी, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। टेलीविज़न स्टूडियो में हिंदी खबर के अलावा मैं देखता हूं कि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वहाँ पे एंकर्स ऐसे उत्तेजित हैं और आंदोलित हैं कि जो सेना के लोग हैं वो क्या आंदोलित होते होंगे। इनका भले ही 9mm का अंतर ना पता हो, बंदूकों के नाम ना पता हो, लेकिन ये रोज़ वहाँ तोप और टैंक चलवा रहे हैं टेलीविज़न एंकर्स। सरकार के स्तर पर जब सर्वदलीय बैठक इसमें हुई तब क्या निकल के सामने आया? उतना जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हूँ, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ज़रूर बताएं। आपने जहाँ से मैं जवाब शुरू करता अपने प्रश्न को समाप्त करते वक्त आपने उसी लाइन को बोल दिया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर ज़्यादा चर्चा सार्वजनिक मंचों पर होनी चाहिए। हमारे देश का नेतृत्व आज की तारीख में इतना सक्षम है कि वो आतंकियों को, उनके आकाओं को उनकी भाषा में ही जवाब दे सके। और पूर्व में भी वो भी एक दुखद घटना थी, पुलवामा वाली जो हुई, उस वक्त भी हम लोगों ने उसी तरीके से जवाब दिया और आज भी वैसा ही जवाब, उससे मजबूत जवाब दिया जाएगा। ये विश्वास भी आपके माध्यम से मैं देश की जनता को दिलाना चाहता हूँ। पर इसको लेकर मैं आक्रोश को समझ रहा हूँ, बट आक्रोश की वजह से कोई उत्तेजित होकर जल्दबाजी में कदम उठाए, ये कतई नहीं। ये हमारी देश की सेना के ऊपर की जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी है और वो पूरी तरीके से सक्षम है। और मुझे लगता है सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। आतंकियों को उनकी भाषा में उससे बड़ा और करारा जवाब दिया जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। बस समय का इंतज़ार करें। मेरा आखिरी सवाल, आपके मंत्रालय के बारे में चर्चाएं कम होती हैं। जब केंद्रीय मंत्री के तौर पे चिराग पासवान सामने आते हैं तो दुनिया भर की और मुद्दे आ जाते हैं, फिल्म आ जाती है, परिवार आ जाता है, देश काल वातावरण आ जाता है। लेकिन आप अपने मंत्रालय में बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो सबसे आखिर में आता है। इस इंटरव्यू में भी इस परंपरा को मैंने निभाया। मैं चाहता हूँ कि आपका जो मंत्रालय है, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, आप करोड़ों करोड़ लोगों को खाने का इंतज़ाम करते हैं, देश में कोई भूखा न सो, ये आपकी जिम्मेदारी है और आप इसको बहुत ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हैं। आपके जो प्रयास हैं उनमें आपको कितनी सफलता मिली है और जो टॉप 5 आपके बड़े प्रयास हैं, बड़े कार्य हैं, मैं चाहता हूँ उनको जल्दी से गिना दीजिए। अगर आप सफलताओं का जिक्र करें तो अभी तो हम लोगों ने चलने की फिर शुरुआत भी नहीं की है। अभी बहुत लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है और भारत जैसा देश जहाँ पे संभावनाएं अनंत हैं, मतलब स्काई इज़ द लिमिट व्हेन इट कम्स टू कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए इतने सेगमेंट्स हैं जिसको अभी बहुत गति देना बाकी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, कई राज्य कृषि प्रधान राज्य हैं जहाँ पे एक बड़ी आबादी किसान कृषि से जुड़ी हुई है।
सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग से ही आता है, कृषि से ही आता है। ऐसे में वो तस्वीरें भी हम लोग को परेशान करती हैं, विचलित करती हैं, जब हम लोग देखते हैं कि किसानों ने सड़क पर टमाटर फेंक दिया, आलू फेंक दिए। क्यों? क्योंकि किसानों के पास वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, जहाँ पे एक अहम भूमिका मेरा विभाग और ये सेक्टर निभाता है, प्रोसेसिंग का सेक्टर। मैं चाहता हूँ कि कारपेट बॉम्बिंग के तहत हम लोग देश के हर एक ज़िले, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत ही नहीं बल्कि हर एक गांव में हम लोग ऐसी व्यवस्था तैयार करें जहां पे प्रोसेसिंग के माध्यम से, प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों के पास वो होल्डिंग कैपेसिटी आए, ताकि जब वो चाहें अपने हिसाब से, जब उनको उचित दाम मिले, वो अपने पदार्थों को बाज़ार में वो ला सकें, या फिर उसका प्रसंस्करण करके उसको एक और खूबसूरत स्वरूप देकर उसको बाज़ार में लेकर आए, ताकि उनके हाथ में भी ज़्यादा आमदनी आए। जो हमारी सरकार की सोच भी है फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने की, साथ ही में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये क्रिएट करता है, और साथ ही में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य का, देश के रेवेन्यू में ये कंट्रीब्यूट करता है। आपने कुछ जो हम लोग की सफलताएं नहीं हैं पिछले 10-1 महीने में जो कार्य हम लोगों ने किया है, जैसा मैंने कहा कि लॉन्जिटिविटी कैसे बढ़ाएं पेरिशेबल फूड आइटम्स की। अंतरिम बजट जब आया था सरकार बनने के तुरंत बाद ही, उसी वक्त हम लोगों ने इराडिएशन यूनिट्स का कि हम लोगों ने घोषणा की थी। ये एक ऐसी नई तकनीक है जिसके माध्यम से, जिस होल्डिंग कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, लंबे समय तक पेरिशेबल फूड आइटम्स को, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, उसको किसान लंबे समय तक अपने पास रख सकेंगे। शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। और सबसे बड़ी मांग जो मेरे विभाग की लंबे समय से रही है, निफ्टम। आज की तारीख में फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, स्किल्ड होकर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे पास देश भर में मात्र 2 फूड प्रोसेसिंग के इंस्टीट्यूट से, एक तंजावुर में तमिलनाडु में, दूसरा कुंडली में, और लंबे समय से मेरा विभाग चाहता था कि एक और निफ्टम मिले। मुझे खुशी इस बात की है कि वो निफ्टम मेरे राज्य बिहार को ही मिला है, और अब तीसरा निफ्टम, एक बड़ा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है, जो कि कई और युवाओं का समावेश करेगा, ताकि वो खाद्य प्रसंस्करण के साथ वो जुड़ सकें। जिस राज्य से मैं आता हूँ, मखाना, सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं पे होता है। इस बार के ही बजट में मखाना बोर्ड के गठन की भी बात की गई है, और अलग अलग निजी निवेश, इस क्षेत्र में निजी निवेश की बहुत भूमिका है और संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि जब मैं डावोस भी गया तो एक लौता मेरा मंत्रालय था, जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, मेरे प्रधानमंत्री जी ने मेरे जैसे युवा मंत्री को ये मौका दिया कि मैं भारत का नेतृत्व, भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पे करूँ, तो मैं वहाँ से भी निवेश लेकर आया। सो अंतर्राष्ट्रीय निवेश से लेकर राष्ट्रीय जितने भी बिग प्लेयर्स हैं प्राइवेट, उनकी भूमिका को भी कैसे सक्रिय हो, वो माध्यम बनने का प्रयास कर रहा हूँ बिटवीन मी एंड द इंडस्ट्री। और एक सबसे बड़ा मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि आप पदार्थ बाद में आता है और उसको लेकर आजकल सोशल मीडिया पे बस एक माइक और कैमरे की ज़रूरत है और आप उसकी धज्जियाँ उड़ाने लग जाते हैं विदाउट हैविंग एनी साइंटिफिक बैकिंग और एक्सपर्टीज़ एज एन इंडिविजुअल दैट यू शुड बी हैविंग। बिना उसके आप ये बोलने लगते हैं, उस पर भी इंडस्ट्री के साथ मिलके हम लोग पॉलिसी चेंजेस करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा सर। इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने इतनी सहजता के साथ हमको वक्त दिया। हम अपने वक्त से ज़्यादा वक्त आपसे ले चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खुद को एक मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैंने आपके श्रद्धेय पिताश्री श्रीमान रामविलास पासवान साहब का भी इंटरव्यू किया था, आज आपसे भी इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। और जैसा पिता वैसा पुत्र, जितनी वो जन भागीदारी करते थे समाज की भलाई करने के लिए। कई सारे पत्रकार साथी बताते हैं, किस्से सुनाते हैं कि उनके पास जाते होते थे तो वो हमेशा मदद करा के ही वापस भेजते थे। वो एक अच्छी फीलिंग के साथ मैं आपके पास आया था, और मेरी वो अच्छी फीलिंग्स जो हैं और बलवती हुई हैं, तो इसके लिए आपको साधुवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत you. धन्यवाद Thank सर। you so much. हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।